हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो भूगोल से रिलेटेड है। जैसे इसका नाम दिया गया है, शीर्षक है भारत एक परिचय। तो एनटीपीसी सिपाही भर्ती जो कि अभी सामने होने वाली परीक्षा है, उसी के दृष्टिकोण के तहत इस टॉपिक से जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा। उसमें से ज़्यादातर फैक्चुअल है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, नंबर एक। दूसरा है तो बहुत बड़ा टॉपिक, कोशिश करेंगे कि इसे के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहीं तक हम लोग सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो भारत का एक परिचय, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। ये एक पृथ्वी है, हमारी अर्थ, और इसे दो बराबर भागों में एक रेखा बांटती है। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भू। तो इस भू के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे कभी कभी 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। तो इतने नामों से ये रेखा जानी जाती है। ये 0 डिग्री अक्षांश है जो आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो अक्षांशों की संख्या बढ़ती जाएगी। अक्षांश और देशांतर एक अलग विषय है। तो ये अक्षांश है, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी को 180 किसमें बांटा गया है? अक्षांश, और ये 0 डिग्री अक्षांश है। जैसे इसके ऊपर आप गए तो इसका नाम पड़ गया, मान लीजिए 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। इसी तरीके आप नीचे आएंगे तो मान लीजिए ये 5 डिग्री क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी चलेगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके चलेगा। नीचे जाएंगे तो ऐसे 5, 10, 15, 20 ऐसे चलेगा, ठीक। तो ये तो हो गया अक्षांश, गोलार्ध आपको बता दिए। हमारा टॉपिक जो है भारत है, तो उसी के संदर्भ में रहते हैं, ठीक। अब देखिए, अक्षांश का इस्तेमाल मौसम के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सूर्य है, मान लीजिए ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य हमारा ज्यादातर किसके पास रहता है? 0 डिग्री अक्षांश के पास रहता है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे लगेगी? 0 डिग्री अक्षांश के पास सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सूर्य से भी आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो यहां सब का एरिया कैसा होता है? ठंडा। ये सब एरिया कैसा होगा? ठंडा, ठीक। यानी सबसे ज्यादा गर्मी इन क्षेत्रों में पड़ेगी, यहां बहुत ज्यादा ठंड रहेगा। सबसे ज्यादा ठंड कहां पे रहेगा? यहां पे। इसी को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब इसी हिस्से को आप क्या कह सकते हैं? नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव भी बोल सकते हैं। और इस हिस्से को आप क्या कह सकते हैं? दक्षिणी ध्रुव। सबसे ज्यादा ठंडी कहां पे लगती है? ध्रुवों पर। यानी ये एरिया सूर्य से दूर है, इसका मतलब ठंडी यहां पे ज्यादा लगेगी। अब आप देखिए, ये एक रेखा खींची गई है, इसे कहा जाता है देशांतर। उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं।
पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश है 180। कुल देशांतर कितने हैं? तो कुल देशांतरों की संख्या है 360। ये एक अलग टॉपिक में आपका चलेगा। अब देखिए भारत की स्थिति कहां है? देशांतर 0 डिग्री देशांतर के जब आप इधर जाएंगे तो इन हिस्सों को कहा जाता है पूर्वी देशांतर, और जब आप इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे 0 डिग्री के, तो इन हिस्सों को क्या कहा जाता है? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। भारत कहां पे स्थित है? यहां पे स्थित है, यहां पे। तो एक आंसर हमारा निकल के आया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहां पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत का कोई भी हिस्सा, ये देखिए 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, इसका मतलब ये पूरी तरीके किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब देशांतर की बात कर लेते हैं। ये देखिए देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो भारत पूरी तरीके किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर। तो जैसे किसी घर की एक सीमा होती है, बाउंड्री, वैसे भारत की भी एक बाउंड्री है कि भारत इस अक्षांश से शुरू होता है और इस अक्षांश पे जाके खत्म हो जाता है। भारत इस देशांतर से शुरू होता है और इस देशांतर पे जाके खत्म हो जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक? देशांतर, आइए देखते हैं। अक्षांश देख लेते हैं और देशांतर देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये घर है, ये आपका घर है। तो आपका घर कहां से शुरू हो रहा है, कहां जाके खत्म हो रहा है? यानी ये इसकी दक्षिणी सीमा है, ये इसकी उत्तरी सीमा है। फिर आप देख लीजिए ये इसकी पूर्वी सीमा होगी आपके घर की बाउंड्री, और आपके घर का ये कौन सा हिस्सा होगा? पश्चिमी हिस्सा। आप अपनी सीमा में ही रहेंगे। अगर आप अपनी सीमा को छोड़ के दूसरे की सीमा में जाते हैं तो ये साधारण भाषा में, हिंदी में इसे अतिक्रमण कहते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानूनों में इसे सीमाओं का उल्लंघन कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ये देखिए ये भारत है और ये अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है। ये वाला बड़ा निकोबार है, छोटे छोटे द्वीप हैं अंडमान निकोबार। तो ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं बड़ा निकोबार। यहां से भारत स्टार्ट होता है, भारत की शुरुआत यहां से स्टार्ट होती है। फिर से देख लीजिए, मैंने अभी बताया था जैसे ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये भारत स्थित है। तो भारत 0 डिग्री देशांतर के ऊपर स्थित है। कहां से शुरू होता है भारत? 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहां पे जाके खत्म होता है? इसकी सीमा 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये तो अक्षांश के संदर्भ में। अब देशांतर के संदर्भ में देख लेते हैं। तो अगर देशांतर के संदर्भ में हम देखते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है 68.7 डिग्री। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। ऐसे क्रम से आगे बढ़ते हैं और सबसे आखिरी में क्या आता है? 97.25 पूर्वी देशांतर। तो यहां पे जाके भारत समाप्त होता है। अब देखिए भारत की जो सबसे अंतिम उत्तरी सीमा है, ये वाली, यहां पे एक स्थान है, इसका नाम है इंदिरा कोल। तो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी कोल। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में स्थित है? सियाचिन। ये यहां पे स्थित है। अब दक्षिणी हिस्से को देख लेते हैं। तो सबसे दक्षिणी हिस्सा बड़ा निकोबार है। एक द्वीप का नाम है बड़ा निकोबार। अब बड़ा निकोबार में भी छोटे छोटे नाम हैं। तो बड़ा निकोबार में जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसे कहते हैं इंदिरा
पॉइंट, कभी कभी इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के किस द्वीप पे स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। अब आते हैं पूर्वी और पश्चिमी सीमा में। भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला जो गांव है इसका नाम है किबीथु। किबीथु। तो भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा होगा? किबीथु। ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं सबसे पश्चिमी हिस्से में, ये वाला हिस्सा। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी राज्य है भारत का सबसे गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में कौन सा जिला सबसे पश्चिम में स्थित है? तो उसका नाम है कच्छ। ये जिला कच्छ। कच्छ जिला कहाँ है? गुजरात में। अब कौन सा गांव है? तो उसका नाम है गौरमोत्ता। ठीक है। तो भारत का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? गौरमोत्ता। किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कच्छ। भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? किबीथु। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी सबसे उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल किस जिले में आ जाता है? सियाचिन। ठीक। तो ये एक साधारण परिचय था। ठीक है। आइए इधर देखते हैं भारत के एक सामान्य परिचय को। आप अगर इस पिक्चर में देखें तो ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पे स्थित है, यहीं पे स्थित है आपका इंदिरा कोल। ठीक। ये देखिए भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में यहाँ पे अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है। यहीं पे स्थित है आपका बड़ा निकोबार, यहाँ पे स्थित है। और इसी बड़ा निकोबार में एक गांव है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये देखिए ये भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे स्थित है किबीथु। और अगर आप इधर देखिए ये भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात। गुजरात में कच्छ जिला है यहाँ पे। और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है गौरमोत्ता। तो ये भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। अब आप इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो इतने जल्दी याद होता नहीं। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहां से लेके यहां तक भारत का कुल क्षेत्रफल कितना। ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा, ये आप हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये सब समुद्री हिस्सा है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। यानी ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो यहां पे कोई भी समुद्री सीमा आपको नहीं दिखेगी। तो ये स्थलीय सीमा है, ये भारत की स्थलीय सीमा है, ये समुद्री सीमा है। ठीक। अब आप एक चीज और देख लीजिए, यहीं पे भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा यहां पे स्थित है जिसका नाम है बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार अगर आप देखेंगे तो यहां पे स्थित है। एक तरीके से अगर आप इसको यहां लाइन पे लेके चले जाए, यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे, फिर से मैं बोल देता हूं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम होगा इंदिरा पॉइंट। अब ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? मुख्य भूमि। ये देखिए तो यहां पे आ जाएगा जिसका नाम है कन्याकुमारी। फिर से मैं बोल देता हूं, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बड़ा निकोबार, जहां पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। आइए अब एक एक करके भारत के सामान्य परिचय को समझते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 63 की जगह 64 भी हो सकता है, तो केवल एक ही किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है।
भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो ज्यादा कौन सी है? उत्तर से दक्षिण। अब सीमा की बात करते हैं। तो सीमा मैंने अभी आपको बताया था, दो होगी, एक समुद्री होगी और एक स्थलीय होगी। स्थलीय सीमा कितनी है? यानी जहां से समुद्र नहीं लगा हुआ है, 15,200 किलोमीटर। और जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए आप, ये जो हिस्सा है ये समुद्री हिस्सा है, और इधर वाला जो हिस्सा, इधर समुद्र नहीं है, स्थल है। तो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब आते हैं समुद्र की बात करते हैं। तो समुद्र का ये जो हिस्सा है, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर और ये हिंद महासागर। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, माहे, करिक्कल, पुडुचेरी, दमन द्वीप। तो इन द्वीपों को यहां से लेके यहां तक समुद्रीय सीमा, ठीक, और द्वीपों की भी सीमा को अगर जोड़ लिया जाए तो ये कितना होगा? 7,115.6 किलोमीटर। द्वीपों समेत मैंने अभी बताया, इन छोटे छोटे द्वीपों को भी शामिल कर लीजिए तो तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7,115.6 किलोमीटर। अब अगर इसमें से द्वीपों को हटा दें, अगर द्वीपों को हटा दें तो केवल द्वीपों का क्षेत्रफल कितना है? 1,015.6 किलोमीटर। अगर द्वीपों को हटा देंगे, द्वीपों को अगर हटा दिया जाए तो मुख्य भूमि की सीमा कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा है, क्रम, और जनसंख्या में कौन सा है। मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं और आपके बच्चे का नाम है रामू। तो रामू पढ़ाई में किस स्थान पर है, लंबाई में किस स्थान पर है? बिल्कुल उसी तरीके है। तो क्षेत्रफल में पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में देखिए, सबसे टॉप पर है चीन और दूसरे नंबर पे है भारत। भारत दूसरे नंबर पे है। अब यहां नोटिस करने वाली चीज ये है कि क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर है, लेकिन आबादी में भारत दूसरे स्थान पर। आप इसको ऐसे समझिए, पृथ्वी पर जितनी जगह है रहने लायक, तो भारत के पास पूरी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 2.4%। 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है, लेकिन कुल आबादी का कितने प्रतिशत भारत में रहते हैं? 17%। मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर 100 लोग हैं, तो 100 में से 17 लोग कहां रहते हैं? भारत में, और बहुत कम क्षेत्रफल में रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि भारत में डेंसिटी यानी जन घनत्व बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब इसी में से कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में भारत से कम है, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो अगर आपको ये 7 याद है तो 213-14 देश पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है, अभी फिर देखते हैं भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा
गया है। तो भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। 4 ही होते ही है, और संयोग ये है कि भारत के पास चारों प्रकार है। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है गोंडवाना लैंड, आप इसे पठार भी कह सकते हैं, और चौथा है तट एवं द्वीप। ठीक, अब देखिए इनको एक एक करके। बहुत गिने चुने भाग्यशाली देश होते हैं जिनके पास ये चारों प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त है। ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत में है, भारत का उत्तरी हिस्सा। जब हम आपको प्लेटें पढ़ाएंगे, जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो हल्की प्लेट नीचे की तरफ जाती, भारी प्लेट, ठीक है, नीचे की तरफ जाती है, और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ जाती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, नदियां अपने साथ जो कचरा बहा के लेके आती हैं, उनसे किसका निर्माण होता है? मैदान का। और ज्वालामुखी से कौन सा क्षेत्र निर्मित होता है? पठार। पठार जहां भी होते हैं ऐसे क्षेत्र खनिजों से, मिनरल से भरपूर होते हैं। और तीसरा है तट। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती राज्य हैं। द्वीप, भारत में द्वीप भी हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप। तो ये चारों प्राकृतिक दशाएं भारत में पाई जाती हैं। यहीं पे एक चीज और बता दूं मैं आपको, भारत का एकमात्र राज्य है जहां पे ये चारों दशाएं पाई जाती हैं, और उसका नाम है वेस्ट बंगाल। अभी मैं मैप में आपको दिखा दूंगा। तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक, आइए भारत के कुल कितने राज्य तटवर्ती हैं? तटवर्ती का मतलब कोस्टल, जिनकी सीमा समुद्र से लगी होती है। तो तटवर्ती भी कह सकते हैं, कोस्टल भी कह सकते हैं। तो ऐसे कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगी है। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, जैसे गुजरात, ठीक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब इन राज्यों में वो कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनी हुई है? तो वो राज्य है गुजरात। देखिए, हमारा भूगोल तय करता है कि हमारा आर्थिक विकास कैसा होगा। तो जिन राज्यों में की सीमाएं समुद्र के साथ लगी हैं, उनका आर्थिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। भारत में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले राज्यों में 1-2 को अपवाद छोड़ दे तो वही राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, क्योंकि इससे इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फिशरीज, मत्स्य पालन, जहाजों वहाजों का निर्माण, छोटा मोटा काम अपना लगा रहता है, जिससे इनके आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे बिंदुओं पर। आइए अब दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे भारत का सबसे ऊंचा स्थान, तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है
K2। इसे साधारण भाषा में कभी कभी क्या कहा जाता है, गाडविन ऑस्टिन। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये भारत में है। तो सबसे ऊंचा स्थान गाडविन ऑस्टिन है। दूसरा भारत का, और ये किस राज्य में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे निचला स्थान कहां पे है, केरल। केरल में कहां पे है, ये समुद्र से भी नीचे, समुद्र से भी नीचे है। समुद्र को मानक माना जाता है। ये सब ऊंचाई और गहराई समुद्र को पैमाना मान के निकाला जाता है। केरल के कुट्टनकुलम, यह है समुद्र से भी नीचे। यहां धान की बड़ी बम्पर खेती होती है, इसीलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान K2 गाडविन ऑस्टिन जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे निचला स्थान कौन सा है, कुट्टनकुलम, धान का कटोरा। भारत में आप जब रेलवे में सफर करते होंगे ट्रेन पे, तो अक्सर स्टेशनों पर देखते होंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, इलाहाबाद की कितनी है, शिमला की कितनी है। तो भारत में वो कौन सी जगह है जहां से ऊंचाई नापी जाती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहां से, जिसको पैमाना बना के समुद्र से ऊपर और नीचे की ऊंचाई नापी जाती है। तो वो पैमाना है चेन्नई। चेन्नई को पैमाना बना लिया जाता है। अब मान लीजिए चेन्नई से इलाहाबाद 15 मीटर ऊपर है, तो रेलवे स्टेशन पे क्या लिखा रहेगा, समुद्र तल से इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद की ऊंचाई 15 मीटर। ठीक, तो ये कहां से नापा गया है, किसको पैमाना बना के नापा गया है, चेन्नई को पैमाना बना के नापा गया। आइए अब हम कुछ सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। भारत की सीमाएं किसके साथ लगी हैं, किन देशों के साथ लगी हैं। तो सबसे पहले हम जान लें, सीमाएं दो प्रकार की होती हैं। सीमा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक, नेचुरल, और एक होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये इलाहाबाद है और इधर प्रतापगढ़ है, और बीच में मान लीजिए गंगा नदी बहती है। ठीक, तो गंगा नदी के इधर प्रतापगढ़ है और गंगा नदी के इस तरफ इलाहाबाद है। तो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बीच में कौन सी सीमा है, प्राकृतिक। जब किन्हीं दो स्थानों के बीच में कोई नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब सीमा बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है प्राकृतिक, नदी, पहाड़, समुद्र। ठीक है, अब जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी सीमा है, समुद्री। भारत और मालदीव के बीच में कौन सी सीमा है, समुद्री। यानी ये किस प्रकार की सीमा है, प्राकृतिक। इस प्रकार की सीमाओं में सरकार का ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, बहुत ज़्यादा फोर्स रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब संयोग ये है कि भारत के 7 देशों के साथ सीमाएं लगी हुई हैं। ठीक है, और ज़्यादातर सीमाएं कैसी हैं, कृत्रिम। अब कृत्रिम सीमा का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एक घर है और इसी में एक परिवार रहता है, और बीच में एक बाउंड्री बना दी जाए। बाउंड्री बना दी जाए, बाउंड्री कौन बनाता है, इंसान। तो मानव द्वारा निर्मित कोई भी चीज क्या कहलाएगी, कृत्रिम। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई,
जाल बिछाया गया, फेंसिंग की गई है, तो इसे क्या कहेंगे? कृत्रिम सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? कृत्रिम सीमा। कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की केवल प्राकृतिक सीमा है, और कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की केवल कृत्रिम सीमा है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके साथ भारत की प्राकृतिक सीमा भी लगी हुई है और कृत्रिम सीमा भी लगी हुई है, जैसे बांग्लादेश। ठीक है। अब आइए एक एक करके इन सीमाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, ये मान लीजिए भारत। ठीक है, पहले भारत की सीमा यहां तक थी, यहां तक, और यहां पे कौन सा देश स्थित है? अफगानिस्तान। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1947 तक की, जब पाकिस्तान नहीं बना था। तो भारत यहां तक था और इधर अफगानिस्तान, इनके बीच में एक सीमा बनी थी, और ये सीमा कब बनी थी? 1902। इसे क्या नाम दिया गया था? डूरंड रेखा। तो 1947 तक डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती थी? भारत और अफगानिस्तान। 1947 में भारत का विभाजन हो गया, ये देखिए, और यहां पे एक देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान। और इस रेखा का नाम क्या पड़ा? इस रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन कब बनी? 1947। 1947 में। तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ऐसी सीमा जो कोई विदेशी ताकत हमारे ऊपर थोपे जबरन, ऐसी सीमाओं को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? अध्यारोपित। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो किस प्रकार की सीमा है? अध्यारोपित। इसे भारत और पाकिस्तान ने मिलकर नहीं बनाया था, ये ब्रिटेन की सत्ता द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो अध्यारोपित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? भारत पाकिस्तान। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, इसी तरीके से भारत और चीन के बीच में, ये चीन है और ये भारत है, इनके बीच में जो सीमा है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास जो सीमा है, भारत और चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश के पास जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? मैक मोहन लाइन। तो मैक मोहन लाइन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच में। ये कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, कब बनी थी? 1914। भारत इस सीमा को मानता है, लेकिन चीन इस सीमा को नहीं मानता। उनका कहना है ये अध्यारोपित है, इसे हम नहीं मानते हैं, ये ब्रिटेन द्वारा थोपा गया है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा, पूर्वी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख, जहां पर आजकल विवाद है सीमाओं को लेकर। ठीक, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास का जो हिस्सा भारत और चीन के बीच में लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं? LAC। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर से मैं बोल देता हूं, भारत और चीन के बीच में लद्दाख के पास, हिमाचल प्रदेश के पास और उत्तराखंड के पास जो सीमा बनी है उसे LAC बोलते हैं। LOC नहीं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक, भारत और पाकिस्तान के पास जो सीमा बनी है उसे क्या कहा जाता है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों में अंतर, एलओसी किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान। एलएसी किसके साथ है? भारत और चीन के साथ है। अब आते हैं किस देश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, किस देश के साथ हमारी सबसे छोटी सीमा है। तो आप इसको ऐसे देखिए, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ है? लंबी सीमा किसके साथ है? तो आपको आंसर देना है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे लिखा है भारत की सर्वाधिक, यानी सबसे ज्यादा लंबी सीमा। यहां पे ना प्राकृतिक दिया है ना कृत्रिम दिया है, कोई विशेषण का इस्तेमाल, एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो बड़ा होता है। जब विशेषण का, एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता, मान लीजिए यहां पे लिखा होता कृत्रिम सीमा, तो फिर उसमें प्राकृतिक नहीं आएगा, केवल कृत्रिम। यहां पे सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी में दोनों चीजें आ गई, प्राकृतिक भी आ गया और कृत्रिम भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों। अब देखिए प्राकृतिक भी आ गया, कृत्रिम भी आ गया, और प्राकृतिक में एक सीमा और आ गई, समुद्री सीमा, और कृत्रिम में आ गया बाढ़। बाढ़ का मतलब फेंसिंग, बाउंड्री बनाई गई। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मानव निर्मित, सरकार द्वारा जो बाउंड्री बनाई गई उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं शून्य लाइन, जीरो लाइन, सॉरी, जीरो लाइन। तो एक तो ये हो गई, दूसरी 3 बीघा गलियारा। तो 3 बीघा गलियारा किस देश के साथ सीमा बनाता है? भारत और बांग्लादेश। जीरो लाइन किस देश के बीच सीमा बनाता है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है। और प्राकृतिक में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ हो गई? इसमें समुद्री सीमा भी आ जाएगी और स्थलीय सीमा भी आ जाएगी, दोनों। तो इसका नाम हो जाएगा बांग्लादेश। अब आप देखिए भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा। अब देखिए यहां पे केवल सीमा नहीं दिया है, सीमा के साथ एक विशेषण का भी इस्तेमाल हुआ जिसका नाम है स्थलीय। तो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो इसका नाम हो जाएगा चीन के साथ। चीन के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनी हुई। किन किन राज्यों के साथ बनी है? कौन कौन से राज्य? तो आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम है, और सिक्किम के बाद आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए कुल कितने राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 हो गए। ठीक, अब देखिए आगे सबसे छोटी स्थलीय सीमा
भारत किस देश के साथ बनाता है? तो ये क्वेश्चन है कि भारत सबसे छोटी कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो इसको दो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत छोटी सीमा है जम्मू कश्मीर के में, तो ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ। फिर दूसरे नंबर पे है भूटान। अब देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है और विकल्प में अफगानिस्तान है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। और अगर विकल्प में अफगानिस्तान नहीं है और भूटान दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूटान। ठीक। अब देखिए यहां पे ये देखिए, ये है श्रीलंका। श्रीलंका है, ठीक। ये कौन सी जगह है? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब 1764 की बात है, 1764 की बात है। यहीं पे एक जगह है मद्रास। मद्रास के गवर्नर थे, उनका नाम था रॉबर्ट पाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट पाक, ठीक। अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक सीमा है, ये एक दलदली एरिया है और इसे कभी कभी राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो इधर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एक तट है और इधर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? ये छोटा छोटा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? मन्नार की खाड़ी। और ये तो बंगाल की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, यही राम सेतु है। और ये जो जगह है बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच की जो दूरी है, इसी को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य वगैरह क्या होता है एक अलग है। तो रॉबर्ट पाक के नाम पे इसका नाम पड़ा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत श्रीलंका, ठीक। तो ये भारत और श्रीलंका हो गया। पाक जल डमरू मध्य किन्हें अलग करता है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये खो गया। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम एक तरफ से देखेंगे, अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू एंड कश्मीर। तो कितने राज्य? तो आपको उत्तर मिल जाएगा 4। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पे देख लें, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है? जम्मू एंड कश्मीर बनाता है, जम्मू एंड कश्मीर बनाता है। अब आते हैं, देखिए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? नंबर 1 है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। दूसरा है आपका असम। तो एक तो हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम,
तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया त्रिपुरा और पांचवा हो गया मिजोरम। तो ये इतने राज्य बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तब ये समझ में आएगा। अब देख लीजिए म्यांमार के साथ सीमा, कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसमें आपको बताना है। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश हो गए आपके, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गया, चौथा है, ठीक है। तो ये अब म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पे, कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर किन किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो नंबर 1 पे है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे है अफगानिस्तान, और तीसरे नंबर पे है चीन, ठीक। अब देखिए दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य है सिक्किम। अब सिक्किम किसके किसके साथ सीमा बनाता है? तो सिक्किम सीमा बनाता है नंबर 1 नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा है चीन, ठीक। चीन हो गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसके किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? नंबर 1 बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। तो वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब एक राज्य और बचा जिसका नाम है चौथा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश किसके किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? नंबर 1 चीन, दूसरा है म्यांमार और तीसरा, एक तो आपका चीन हो गया और दूसरा हो गया आपका म्यांमार और तीसरा कौन हो जाएगा आपका? भूटान। तो ये कुछ भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानने के लिए, ठीक है। आइए अब दूसरी चीजों पे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? लैंड लॉक, स्थल रुद्ध, यानी 2 चीजें देखिए। एक तो आपने क्या पढ़ा? तटवर्ती, कोस्टल एरिया। ऐसे राज्य जिनकी सीमा किसके साथ लगी है? समुद्र के साथ, उसे तटवर्ती कहते हैं, कोस्टल एरिया। ऐसे राज्य जो चारों तरफ से स्थल से, किस चीज से घिरे हुए हैं? स्थल से रुके हुए, घिरे हुए हैं, ऐसे राज्यों को स्थल रुद्ध कहते हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगी हुई नहीं, ठीक है। अब
कर्क रेखा समझ लेते हैं। यहीं पे एक चीज और जान लीजिए कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भारत को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक, प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहते थे। और हिंद महासागर को किस नाम से जाना जाता था? हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जानते हैं। रत्नाकर, क्योंकि इसमें रत्न भारी मात्रा में पाए जाते थे इसलिए। अब आइए देख लेते हैं कर्क रेखा। तो पहले तो आप ये देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक, और ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। मैंने अभी कहा था इसे आप और किस नाम से जान सकते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इन नामों से जाना जाता है। इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री। अब यहां से एक लाइन खींची जाती है ऐसे, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये लाइन कितना है? 23.5 डिग्री उत्तर। एक रेखा ऐसे खींची जाती है, ये है 23.5 डिग्री दक्षिण, और इसका नाम क्या है? मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश है। आप ऐसे समझ लिए सूर्य हमेशा यहीं पे होता है, तो सूर्य की गर्मी भी इन्हीं सब क्षेत्रों में ज्यादा लगती, इन सब क्षेत्रों में ज्यादा। जैसे जैसे आप कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के ऊपर जाएंगे, सूर्य की गर्मी का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसके बीच के क्षेत्र को कहा, ये पूरा क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, अब देखिए भारत में क्या है? भारत ऐसे, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती। इसका मतलब यह हुआ कि कर्क रेखा के ऊपर जो राज्य हैं, जो हिस्से हैं, वहां मौसम कैसा रहेगा? हल्का ठंडा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आपकी दूरी बढ़ती है, मौसम ठंडा। और जो क्षेत्र विषुवत रेखा के जितना करीब होते हैं, मौसम वहां पे उतना गर्म होता है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान यहां मिलेगा आपको, भारत का सबसे गर्म स्थान यहां मिलेगा। और कर्क रेखा के आसपास जो राज्य हैं, ठंडियों में ठंडी पड़ती है और गर्मियों में गर्मी। कर्क रेखा से नीचे के जो राज्य हैं, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, यहाँ कभी ठंडी उंडी नहीं पड़ती है। ठीक, तो आइए हम जान लेते हैं कर्क रेखा का योगदान कितने राज्यों में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम।
मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जहां से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए ये कर्क रेखा गुजर रही है, तो कुछ राज्यों के नाम दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरल है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब देखिए वर्तमान में, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। ठीक। अब देखिए थोड़ा सा, जब भारत आजाद हुआ तो 2 क्षेत्र थे भारत के पास। एक जिस पे ब्रिटिश सरकार हुकूमत चलाती थी उसे ब्रिटिश भारत कहते थे, एक जो राजाओं महाराजाओं के पास थे जिन्हें वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। तो क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया, और जब क्षेत्र बड़ा हो गया तो किसका विलय किसमें किया जाए, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब बड़े नेता थे जो नहीं चाहते थे कि आगे चल के भारत और भी हिस्सों में बटे, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, सीधी सी बात थी उनकी। तो उन्होंने एक आयोग बनाया था 1953 में, राज्य पूर्ण गठन आयोग बना। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना आपसे पूछा जाता है, आपको बताना है 1953। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1956। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1956। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य कितने बनाइए, राज्य 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाइए, 5। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में वही कहा जो जवाहरलाल नेहरू इनसे कहलाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, मना कर दिया। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन इसका गठन और इसकी रिपोर्ट से एक राज्य ऐसा भी है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। एक नेता थे, गांधीवादी नेता पुत्तू श्री रामालू, अन्ना हजारे के जैसे थे, अनशन पे बैठ गए थे कि हैदराबाद का नाम भाषा के आधार पे रखा जाए। प्राचीन काल में एक वंश होता था सातवाहन, सातवाहनों को आंध्र भृत्य भी कहते थे। तो उन्हीं के नाम पे हैदराबाद का नाम क्या रखा गया, आंध्र प्रदेश। अनशन पे बैठे और ये मर भी गए थे, इनका निधन भी हो गया था, बड़ा बवाल हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू को एक राज्य बनाना पड़ा, किस आधार पे, भाषा के आधार पे। कब बना था, 1953 में। तो आपसे पूछा जाता है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। किस सन में बना, 1953 में। किसके प्रयासों से बना, पुत्री श्री रामालू। अब छोटा सा बाकी है, थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि ये भारत का सामान्य परिचय है। 1954 में
माहे, करिकाल, यनम बस्तियों को फ्रांस ने भारत को सौंप दी। तो ये बस्तियां कैसी थी? फ्रांसीसी बस्तियां थी। और फ्रांस ने इसे भारत को कब सुपुर्द किया? 1954। फिर देख लीजिए 1962 में भारत ने पुर्तगालियों से गोवा छीन लिया। यानी इसके लिए सैनिक प्रयास किए गए थे, गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा गया था। तो ऐसे कई प्रयास किए गए थे जिससे गोवा प्राप्त हुआ। स्वेच्छा से किसने दिया था? फ्रांस ने। फिर दो चीजें यहां जानना है। सिक्किम के बारे में जान लीजिए। यहां के राजा के ऊपर दबाव था चीन का। चीन चाहता था कि यहां के राजा स्वेच्छा से सिक्किम का विलय चीन में कर दें, लेकिन वो चीन के साथ जाना नहीं चाहते थे। तो वो भारत के साथ संधि समझौता हुआ और भारत की संसद ने इसे स्वीकृति भी दी। 35वें संविधान संशोधन 1975, 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को कौन सा दर्जा दिया गया? सहराज्य का दर्जा। राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, सहराज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखिए 36वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आपको बताना है 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा 36वें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया? 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा दिया गया। ठीक, एक छोटा सा, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, 31 अक्टूबर 2019 तक, 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में कुल कितने राज्य थे? तो 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, अब इस 29 में से एक निकाल दीजिए। ये एक कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। तो बचा कितना? 28। और इस जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया और ये दोनों हिस्से क्या बने? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। एक का नाम रखा गया लद्दाख और एक का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अब दो और जुड़ गए, तो केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हो जाएंगे? 9। ठीक, अब इसमें एक परिवर्तन और आ गया, और यह परिवर्तन कब आया है? 26 जनवरी। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब इस 9 में क्या चेंजिंग आई? इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ठीक, 26 जनवरी
2020 को भारत सरकार ने दोनों को एक में मिला दिया। तो 9 से अब कितनी संख्या हो जाएगी इनकी? 8। और इनकी राजधानी कौन सी रखी गई? दमन। इनकी राजधानी दमन रखी गई। तो ये टॉपिक हालांकि अब आपका कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम इसे थोड़ा सा मैप में दिखा दें आपको, ठीक है। ये देखिए, आइए एक दर्शन कर लें एक दृष्टि में, इधर भी। ये यहां से लेके ये पूरा हिस्सा, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा अरब सागर है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी है और ये वाला हिस्सा हिंद महासागर है। आइए उन 9 राज्यों के बारे में देख लें। वो कौन कौन से हैं जो तटवर्ती राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य, ठीक है। अब ये हमारी स्थलीय सीमा भी है। ये देखिए यहाँ पे स्थित है बांग्लादेश। बांग्लादेश किसके किसके साथ सीमा बनाता है? वो राज्य यहाँ पे स्थित है। ये है म्यांमार, म्यांमार यहाँ पे है। ये किसके किसके साथ सीमा बनाता है? देखिए राज्य इधर है। ये वाला हिस्सा चीन है, ये भूटान है, यहाँ पे नेपाल है और ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सीमा बनाते हैं। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ऐसे करके ये 8 राज्यों से होती हुई जाती है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, जो अगर हम लोग, मेरा मानना है कि दुनिया भर का हाय हेलो ना करें वीडियो में और बहुत कम समय में टॉपिक को कंप्लीट करना हो, टू द पॉइंट, क्योंकि आपका एग्जाम है। देखिए जो सीरियस है उनके लिए ये वीडियो बन रहा है, जो गंभीर नहीं है, खेल कूद रहे हैं, कोचिंग इधर उधर घूम रहे हैं, दुनिया भर के चैनल, बहुत सीमित सोर्स आप पढ़िए, ठीक है। ये सब उन्हीं के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।